हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 9 साइंस के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस 2024 के लिए। इस वीडियो में हम कंप्लीट बुक के एमसीक्यूज करने वाले हैं। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देता हूं, अगर आपको हरियाणा बोर्ड क्लास 9 के किसी भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या मॉडल पेपर सॉल्यूशन की वीडियो देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। उसके अलावा आपको एक वेबसाइट बता देता हूं, गूगल पर जाकर सर्च कर लेना cclchapter.com। इस वेबसाइट पर आपको सारा स्टडी मटेरियल क्लास 9 के लिए, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं पढ़ा रहा हूं ये भी, उसके अलावा मॉडल पेपर्स विद आंसर की, प्रीवियस ईयर पेपर्स, उसके अलावा मार्किंग स्कीम, सिलेबस, सब कुछ इस वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेक्शन है, वहां पर आपको एमसीक्यूज वगैरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हुए मिल जाएंगे। वहां से आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हो। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद भी हो जाएंगे अच्छे से, इसीलिए मैं बताता हूं ताकि आप इसका यूज कर पाओ वेबसाइट का। अब देखते हैं चैप्टर 1, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप आंसर अपने मन में गैस कर सकते हो। अगर आपकी तैयारी अच्छी हो रखी है, वीडियो को पॉज करो, आंसर को मन में गैस कर लेना, ठीक है, और आपको पता लगता रहेगा। मैं टाइम बचाने के लिए ऑप्शंस पे ज़्यादा फोकस नहीं करूंगा, क्वेश्चन और डायरेक्ट आंसर बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। वट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वाटर का, तो उसमें उसकी फिजिकल स्टेट क्या होगी? तो उसमें बोथ बी और सी होगी, लिक्विड भी होगा, गैस भी होगा, यानी कि वेपराइजेशन बननी स्टार्ट हो जाएंगी उस टेम्परेचर पर। तो लेकिन पूरा वेपर में नहीं होगा ना वो, तो गैस और लिक्विड दोनों स्टेट में होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। इनमें से मैटर कौन सा है? तो क्या है, सारे के सारे ही मैटर है। मैटर क्या है? कुछ भी जो हमारे आसपास होता है, हर चीज को हम मैटर बुलाते हैं। आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना है? सबको पता है 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 0 पे जो है बर्फ जम जाता है 0 से नीचे जाते ही, और 0 से ऊपर जाते ही आइस मेल्ट हो जाती है। एसआई यूनिट बतानी है टेम्परेचर की। टेम्परेचर की एसआई यूनिट होती है केल्विन। ये डायरेक्ट याद भी कर सकते हो इन चीज़ों को। तो व्हाट विल बी द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 300 केल्विन, 300 केल्विन। अब यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में बदल लो या फिर ऐसे भी याद रख लो कि फिजिकल स्टेट क्या होगी वाटर की 300 केल्विन टेम्परेचर पर। तो कितनी रहेगी? लिक्विड में रहेगा वो। अब जो है आगे बढ़ते हैं सेकंड चैप्टर पे। इज मैटर अराउंड अस प्योर? विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट। इनमें से टिंडल इफेक्ट कौन सा शो करेगा? सोल्ट सॉल्यूशन, मिल्क, स्टार्च और सोडा। तो कौन सा करेगा? मिल्क। विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट। तो इनमें फिर से आएगा मिल्क। मिल्क को याद रख लेना टिंडल इफेक्ट के साथ में, कई बार देखा जा चुका है ऐसे टाइप के क्वेश्चन। ऑप्शन में अगर मिल्क दिख रहा है सीधा लगा दो मिल्क, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंज। इनमें से केमिकल चेंज कौन सा है? मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन। केमिकल क्या होता है? यानी बेसिकली उसकी प्रॉपर्टीज का चेंज हो जाना, फिजिकल नहीं, केमिकल प्रॉपर्टीज का। बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम, डिजोल्विंग कॉमन साल्ट इनटू वाटर, कुकिंग ऑफ फूड। तो क्या है? कुकिंग ऑफ फूड। विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस। इनमें से केमिकल चेंज कौन सा है? तो वो है ऑल ऑफ दीज, यानी ग्रोथ ऑफ प्लांट, कुकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड। तो उसके केमिकल्स जो है बदल जाते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग आर होमोजीनियस मिक्सचर। इनमें से होमोजीनियस मिक्सचर कौन सा है? वो है सारे के सारे आइस, विनेगर, सोडा वाटर। द टेक्निक टू सेपरेट बटर फ्रॉम कर्ड। दही से मक्खन निकालने की प्रक्रिया, उसको क्या कहते हैं हम? इसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। वट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन गैस इन एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर में कितनी परसेंट है? 78% है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा एटम एंड मॉलिक्यूल्स। केमिकल फॉर्मूले याद रख के जाने हैं इस चैप्टर के अच्छे से। वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे, उनमें भी आपको बताए थे केमिकल फॉर्मूले, और वो सेम आपको एमसीक्यूज में भी देखने को मिल सकते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला क्या है? CaCO3। सिंबल बताना है बैरियम के लिए, कौन सा सिंबल यूज होगा? वो है Ba। एटॉमिक मास ऑक्सीजन का कितना है? एटॉमिक नंबर ये याद रख के जाने हैं। देखो मैं वापस बता रहा हूँ आपको, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ठीक है। 1 से लेके जो है, अगर आप ज़्यादा याद नहीं कर सकते 15 तक, और याद कर सकते हो तो 20 तक जो है आपको याद करके जाने हैं एटॉमिक नंबर और मास नंबर, ठीक है। उससे आगे की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने से याद जरूर करके जाना, काम आएंगे आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा। तो एटॉमिक मास बताना ऑक्सीजन का, एटॉमिक नंबर 8 होता है, मास होता है 16, डबल होता है, और मोस्टली में आपको ऐसा डबल ही मिलेगा। एग्जाम्पल ऑफ मेटल। मेटल कौन सी इनमें से? सारी की सारी ही हैं, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन। किस में मापते हैं एटॉमिक रेडियस को? एटम इतना छोटा होता है, उसको नापते किस में? नैनोमीटर में। हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन H2S मोलिक्यूल। H2S में क्या है? 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर का मोलिक्यूल है, यानी टोटल 3 मोलिक्यूल है यहाँ पे, 3 एटम है यहाँ पे इस मोलिक्यूल के अंदर। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को किसने ढूंढा? जेम्स चैडविक ने।
रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ, ये जो एक्सपेरिमेंट किया था रदरफोर्ड ने, इससे क्या किस चीज़ की जो है डिस्कवरी हुई थी, एटॉमिक न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, पहले एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, उसके बाद जो है 2, 8 और फिर 8, इस तरीके से जो है वो सीरीज चलती है, कंटिन्यू होती है, फिर 16, 18 जो भी आगे बढ़ते जाते हैं हम। तो इसमें जो है ज़्यादातर आपसे 2, 8 तक या उससे आगे एक लेवल पे और पूछा जाएगा 8 तक में, ठीक है। तो इनमें आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए, इसके लिए ज़रूरी है एटॉमिक नंबर का पता होना, ठीक है। एटॉमिक नंबर नहीं पता तो गड़बड़ हो जाएगी। क्लोरीन का होगा 2, 8, 7, यानी कि 17 होता है ना एटॉमिक नंबर, तो इसलिए जो है यहाँ पे 2, 8 और 7 हो जाएगा। अगर नहीं पता तो फिर गड़बड़ करोगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम, सोडियम का क्या रहेगी, सोडियम 2, 8, 1, यानी कि एटॉमिक नंबर 11 होता है ना। अब इससे जो है आयन भी निकलते हैं इसी तरीके से, जो आउटर मोस्ट में जो है उससे आयनों का पता लग जाता है कि आयन कितने हैं, कितने बनेंगे, कितने नहीं, उससे पता लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिल इन द ब्लैंक इज डिफाइंड एज अ सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एटॉमिक मास या फिर मास नंबर कह लो तुम, तो ये दोनों सेम ही चीज़ होती है। द आइसोटोप विच इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, तो किसका आइसोटोप यूज करते हैं, कोबाल्ट का। द सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एटम, तो उनको हम क्या कहते हैं, इनमें सब एटॉमिक कौन से हैं, सारे के सारे ही सब एटॉमिक है, यानी प्रोटॉन। एक एटम के अंदर क्या होता है उसको सब एटॉमिक बोलते हैं, उसके अंदर प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है, इलेक्ट्रॉन भी होता है, तो ये सारे के सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन क्लोरीन नेगेटिव आर, तो क्लोरीन नेगेटिव, ये ध्यान रखना ना, नेगेटिव का सिंबल है तो इसके हिसाब से बताना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास में, तो इसके पास है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एन एटम ऑफ ईच एलिमेंट हैज़ अ डेफिनेट कंबाइनिंग कैपेसिटी कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं वैलेंसी। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, बायोलॉजी सेक्शन है ये। सेल मेम्ब्रेन इज, सेल मेम्ब्रेन क्या है, परमिएबल, इम्परमिएबल, सिलेक्टिवली परमिएबल, कुछ भी नहीं तो क्या है, सिलेक्टिवली परमिएबल। वेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इनसाइड द सेल, प्रोटीन कहाँ सिंथेसाइज होते हैं, राइबोसोम्स के अंदर। द फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट ऑफ लाइफ, उसको हम क्या कहते हैं, सेल, कोशिका। इन विच ईयर सेल वाज डिस्कवर्ड, सेल कब खोजी गई थी, 1665 में, रॉबर्ट हुक या कोई ऐसा बंदा था, हाँ। हु डिस्कवर्ड सेल, सेल को किसने खोजा था, रॉबर्ट हुक ने। हाउ मैनी क्रोमोसोम्स इन प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 1। विच सेल ऑर्गेनली इज नोन एज सुसाइड बैग, किसको कहा जाता है, वो है लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग कहा जाता है। फिल इन द ब्लैंक आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल, ये भी पता हो गया, याद भी हो गया होगा, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। ये कुछ क्वेश्चन जो है ना अपने 8th क्लास में जैसे पढ़ के आए थे, वो साइंस अभी आपको हेल्प कर रही होगी थोड़ी थोड़ी सी, है ना, कुछ कुछ टॉपिक्स आपको रिपीटेड देखने को मिल रहे होंगे। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं टिश्यू। विच टिश्यू इज प्रेजेंट इन ब्रेन, ब्रेन में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है, न्यूरॉन। विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन अवर बॉडी, तो कौन सा टिश्यू है मूवमेंट के लिए, मसल टिश्यू। इसमें से एमसीक्यू कम आते हैं, वैसे 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के क्वेश्चन देखे जाते हैं चैप्टर से। नेक्स्ट चैप्टर है मोशन, फिजिक्स वाला सेक्शन आ चुका है। विच व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ ऑटोमोबाइल मीजर, ओडोमीटर जो है एक मीटर होता है, वो क्या नापता है, वो नापता है डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल यानी कोई भी व्हीकल जो है उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसको नापने का काम होता है ओडोमीटर का। जो ऊपर मीटर देखा होगा ना तुमने, वो उसमें गिनती सी सरकती रहती है, आजकल तो खैर डिजिटल आ गए हैं। अ डिवाइस यूज टू मेजर द डिस्टेंस इन व्हीकल इज नोन एज, उसको हम क्या कहते हैं, ओडोमीटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड इट्स मोशन इज कॉल्ड, एक जो है एक ऑब्जेक्ट है वो सर्कल में घूम रहा है, गोल गोले की बिल्कुल यूनिफॉर्म स्पीड में, तो उसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सर्कल में घूम रहा है सर्कुलर मोशन, है ना। द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, एक फॉर्मूला बनता है बेसिकली, डेफिनेशन एक चीज़ की, तो उसको हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी विद टाइम, तो उसको कहते हैं एक्सेलरेशन, या स्पीड भी कह लो, वेलोसिटी भी कह लो। द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज, एसआई यूनिट क्या है एक्सेलरेशन की, वो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज, स्पीड की एसआई यूनिट क्या होती है, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस को मीटर में मापते हैं, टाइम को सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फोर्सेज एंड लॉज ऑफ मोशन। व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v, बेसिकली आपसे फार्मूला पूछ रहे हैं मोमेंटम का, मोमेंटम क्या होता है mv, मास इंटू वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिल इन द ब्लैंक ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी, मास और वेलोसिटी की मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको वो जो बनेगा उसको हम क्या कहते हैं, उसको मोमेंटम कहते हैं, अभी तो पढ़ के आए हैं ऊपर ही, कहीं भूल गए हो आप।
द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम की एसआई यूनिट क्या है पहले पता होना चाहिए, किसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मास की और वेलोसिटी की। मास किस में मापते हैं, किलोग्राम में, मतलब दो ऑप्शन हमारे ऐसे ही कट जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से ध्यान रखने की चीज़ें होती हैं। तो उसके बाद में वेलोसिटी को की यूनिट क्या है वो देख लो तुम। तो वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस मीटर, टाइम सेकंड में। तो सेकंड ऊपर ले रखा है इन्होंने, इन्वर्स करके दिखाया हुआ है, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड जो है यूनिट रहेगी। एसआई यूनिट बतानी है फोर्स की, सबसे ईजी है, फोर्स की होती है न्यूटन, एन से डिनोट किया जाता है, कैपिटल एन से। व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो उसमें जो है क्वांटिटी क्या क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट, उसमें जो है डिस्प्लेसमेंट को मापा जाता है। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है, यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन वी इंटेंड टू मूव अ वुडन कैबिनेट अक्रॉस अ फ्लोर एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी, व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स दैट विल बी एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट। तो क्या जो है फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, 200 न्यूटन ही होगा। The natural tendency of object to resist a change in their state of rest of or uniform motion is called, उसको हम क्या कहते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है जिस भी मोमेंटम में चल रहा है उसी में रहे, उसको हम इनर्शिया कहते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। An object remains in a state of rest or uniform motion in a straight line unless compelled to change that state by applied force. What law of motion states this fact? ये कौन सा जो है रूल कहता है, फर्स्ट लॉ, इनर्शिया वाला रूल है, यही है, ये भी यहाँ पे डिफाइंड करा हुआ हमको। नेक्स्ट चैप्टर है ग्रेविटेशन। वेट ऑफ बॉडी ऑन मून इज फिल इन द ब्लैंक ऑफ वेट ऑन अर्थ। अर्थ के कंपैरिजन में अगर मून पर हम जाए तो वेट जो है कितना घट जाता है, 1/6 हो जाता है, यानी कि 100 किलो का जो है अगर देखा जाए तो 1/6 कर लो, 1/6 से भाग कर लो, तो ऐसा कुछ हो जाता है, यानी कि 60 किलो का 10 किलो हो जाएगा, बेसिकली सीधी बात ये है। फोर्सेज ऑफ ग्रेविटेशन ड्यू टू अर्थ इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटी कहते हैं, जिसको हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। द वैल्यू ऑफ जी ओवर अर्थ सरफेस इज, ग्रेविटी क्या होती है अर्थ सरफेस पे, तो वह 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये जरूर ध्यान रखना है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगर ये नहीं ध्यान रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, गलत लिख के आ जाओगे आप। विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसको किसने ढूंढा था, आइजैक न्यूटन ने। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 किलोग्राम, व्हाट इज द वेट ऑन द अर्थ, अर्थ के ऊपर एक मास है एक ऑब्जेक्ट का 10 है, तो उसका जो अर्थ है उसके ऊपर वेट कितना रहेगा, आपको पता है अर्थ के ऊपर क्या लगती है, ग्रेविटी, जो कि है 9.8, और इसको मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा, 98 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट वो हो जाएगा। मतलब किलोग्राम में तो क्या, न्यूटन में नापेंगे अब हम इसको ग्रेविटी में, तो यहाँ पे जो है 98 न्यूटन आंसर आएगा, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ वेट इज, वेट की जो है एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन। एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी इज, डेंसिटी की एसआई यूनिट किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, या क्यूबिक मीटर होता है, मीटर की क्यूब लिखा होता है ना, वो उसको क्यूबिक मीटर बुलाते हैं, यानी कि केजी और m-3 ऐसे करके भी डिनोट किया जा सकता है इसको, या फिर मतलब ये लिखने के लिए ऐसे कंफ्यूज कर सकते हैं आपको, इसलिए बता रहा हूँ, या फिर किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब पर मीटर क्यूबिक ऐसे जो है लिखा जाता है। विच सब्सटेंस हैज मैक्सिमम डेंसिटी, सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होती है, आयरन की होती है, इनमें से का ऑप्शन के हिसाब से वैरी कर सकती है। नेक्स्ट चैप्टर देखो, वर्क एंड एनर्जी। विच फॉर्म ऑफ एनर्जी डज द फ्लोइंग वाटर पोजेस, तो इनमें से फ्लोइंग वाटर पोजेस कौन सा एनर्जी करती है, काइनेटिक एनर्जी। द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द बो होता है धनुष, ड्यू टू चेंज ऑफ इट्स शेप इज द यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ फिल इन द ब्लैंक एनर्जी इन थ्रोइंग ऑफ द एरो। तो वो क्या करते हैं, हम उस धनुष को खींचते हैं और वो फिर एकदम से छोड़ते हैं तो वो तीर दूर जाता है, तो वो जो तीर दूर जा रहा है उसमें कौन सी एनर्जी यूज हो रही है, हीट और लाइट तो ऑप्शन से बाहर वैसे ही हो जाएंगे, काइनेटिक है कि पोटेंशियल, तो वो होगी काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन का फॉर्मूला पूछा हुआ है, वर्क डन होता है फोर्स इनटू में क्या, तो वो होता है डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय अ फोर्स वुड बी फिल इन द ब्लैंक इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 0। अगर किसी ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट 0 है तो उस ऑब्जेक्ट पे वर्क डन जो है फोर्स वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हुई ही नहीं है। अभी हम फार्मूला पढ़ के आए ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट 0 है तो सब 0 हो जाएगा, वर्क डन भी 0 माना जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर है साउंड। फ्रीक्वेंसी की यूनिट पूछी है, वो होती है हर्ट्ज। ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड फॉर ह्यूमन बीइंग, इंसान जो है कितने से कितनी हर्ट्ज की आवाज़ सुन सकते हैं, ये याद रखने के, वैसे 8th क्लास में भी था ये क्वेश्चन, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज तक की सुन सकते हैं। साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज बिलो फिल इन द ब्लैंक आर कॉल्ड इंफ्रासोनिक साउंड, किस फ्रीक्वेंसी से नीचे की साउंड को इंफ्रासोनिक कहा जाता है, 20 हर्ट्ज से, जिसको हम नहीं सुन सकते, जैसे चींटियां बात कर रही हो आप नहीं सुन सकते ना उसको। द नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड,
और नंबर ऑफ ऑसिलेशन एक सेकंड के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इन विच ऑफ द मीडिया डज साउंड ट्रैवल द फास्टेस्ट, किस में जो है सबसे तेजी से आवाज़ जाएगी, आयरन, एयर, वाटर, ऑल ऑफ दीज, तो किस में, आयरन के अंदर। आपने देखा होगा लोग रेल की पटरी पर कान लगाकर सुनते हैं रेल आ रही है क्या, तो वो ऐसे पता लगता है क्योंकि उसमें सबसे फास्टली जो साउंड है वो ट्रैवल कर सकती है और रेल का दूर से ही पता लग जाता है। आपको लगता होगा वाइब्रेशन सुन रहा है, वाइब्रेशन नहीं सुन रहा, उसको पता लग जाता है आवाज़ का, ट्रैवल करते हैं ना उसमें पूरी पटड़ी के अंदर, तो वो ऐसे टेक्निक्स यूज करते हैं। द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग ईच सेकेंड थ्रू यूनिट एरिया इज कॉल्ड, तो उसको हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी ही कहेंगे। द साउंड विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड, तो बहुत सारी फ्रीक्वेंसी आपस में मिल जाती है और एक आवाज़ आती है जिसको हम कहते हैं नोट। एंड इज प्लीजेंट टू लिसन, ध्यान देने की बात यह कि प्लीजेंट टू लिसन है, वैसे तो हम नॉइस कह देते हैं लेकिन ये सुनने में मधुर है, जैसे संगीत में होता है ना कई सारे सुर ताल मिला के वो एक आवाज़ बनाई जाती है और सुनने में मधुर होती है, उसको हम नोट कहेंगे फिर, ठीक है, वैसे नॉइज कह देते नहीं तो। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसिक्यूटिव कंपैरिजन्स और टू कंसिक्यूटिव रेरफैक्शन इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ। ये डेफिनेशन सी दे रखी है मोस्टली इसमें, और ये डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है क्वेश्चंस में कि डिफाइन वेवलेंथ, डिफाइन फ्रीक्वेंसी, डिफाइन एम्पलीट्यूड वगैरह, ऐसे सिंपल डेफिनेशन भी पूछी जा सकती हैं। लास्ट चैप्टर है इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। विच ऑफ दीज इज वीड्स, इनमें से वीड्स कौन सी है, खरपतवार, तो वो सारी की सारी हैं, यानी कि जैंथियम, पैरेंथियम और साइपरस रोटेनस, अजीब से नाम रख रखे हैं घासों के भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियन काउ ब्रीड, इनमें से भारतीय गाय की जो नस्ल है वो कौन सी है, साहिवाल, जो कि काफ़ी पॉपुलर भी है, लाल लाल सी गायें देखी होंगी ना अपने गाँव में, वो है ये। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर, मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन सा है, सारे के सारे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाइंड फिश, इनमें से फाइंड फिश कौन सी है, सॉरी फिन्ड आएगा, ये फिन्ड फिश है ये, तो ये कौन सी है, प्रॉन ऑप्शंस में। मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन से है इनमें से, माइक्रो मैक्रो दोनों का पता, माइक्रो पूछे हमसे, तो माइक्रो है हमारा यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, जिंक, तो माइक्रो है यहाँ पे जिंक। विच रिसोर्सेज फिश में बी ऑब्टेन्ड, तो फिश कहाँ से मिलती है, मैराइन से, इनलैंड से, तो दोनों से ही मिलती है हमको, है ना, समंदर में से भी, पालते भी हैं ज़मीन के अंदर, तालाब वगैरह में भी, है ना। ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स इन डेफिनेट रो पैटर्न इज नोन एज, उसको हम कहते हैं इंटरक्रॉपिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियन काउ ब्रीड, इनमें से कौन सी है, अब ऑप्शन साहिवाल वाला तो गायब हो गया, अब नए ऑप्शन के साथ आए हैं हम, तो वो है रेड सिंधी। आपको कहीं ना कहीं इसमें देसी नाम झलकेगा, जैसे सिंध है, सिंध भारत में था ना, तो वैसे ही जो है अलग अलग नाम आप पढ़ोगे ना पता लग जाएगा, अंग्रेजी से नाम है या फिर लोकल नाम है, वैसे इंग्लिश में लिख के कंफ्यूज कर रही हैं, तो ऐसे पहचान में आ जाती है। हमारी जो भारत की जो नस्ल है गायों की, ज़्यादातर जो है आपको ऐसे देसी नाम में ही मिलेंगी। विच बीज हैव हाई हनी कलेक्शन कैपेसिटी, तो इनमें जो है किसकी जो है, कौन सी मधुमक्खियों की सबसे ज़्यादा जो हनी कैपेसिटी होती है वो है एपिस मेलिफेरा, तो ज़्यादातर जो मक्खी पालन होता है, मधुमक्खी पालन, वो इसी मधुमक्खी का पालन करते हैं और ताकि उनको ज़्यादा शहद मिल सके। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन इज प्रेजेंट, इनमें से किसमें कार्बन होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, सारे, तो सारों के अंदर जो है कार्बन पाया जाता है। इन्फेक्शियस डिसीज स्प्रेड बाय, इन्फेक्शियस डिसीज किससे फैलती है, सारे माध्यमों से, वाटर, एयर, वेक्टर, इंसेक्ट वगैरह सब चीज़ों से फैलती है। लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज एनरिच्ड इन प्रोटीन, इनमें से प्रोटीन किस में है, ब्लैक ग्राम में, ग्रेन में, पीज में, ऑल ऑफ दीज, तो किस में है, सभी के सभी में प्रोटीन पाया जाता है। तो ये थे आपके टोटल एमसीक्यूज। वेबसाइट है cclchapter.com, यहाँ पर जाकर इनके एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना, दिखा भी दे रहा हूँ आपको, इसी वेबसाइट से पढ़ा रहा था मैं आपको, ये देखो ये वाली वेबसाइट खुलेगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जाके वहाँ से इसकी प्रैक्टिस कर लेना एमसीक्यू की एक दो बार, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। आपके ऑप्शंस देखो याद करोगे, जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक आपको याद नहीं होने वाले, तो पढ़ना जरूरी रहता है, साइंस के अंदर भी, बाकी सब्जेक्टों में भी। तो प्रैक्टिस करने के लिए एमसीक्यूज मैंने इसी तरीके से लिख रखे हैं सारे सब्जेक्टों के, ताकि आप प्रैक्टिस अच्छे से कर पाओ यहाँ पे आके, ठीक है। और बाकी वीडियोस वगैरह आपको प्रोवाइड करा ही देता हूँ मैं। अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी चैनल पर आपको सारे अपडेट्स, नेक्स्ट क्लास में आपको सारी जो किताबें हैं वो भी पढ़ाई जाएंगी, सब कुछ इसी चैनल पर मिल जाएगा आपको। अगर सब्सक्राइब नहीं किया कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।